के पत्रकार बंधुओं, मैं नवल शर्मा, जेडीयू प्रवक्ता, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप लोग प्रायः राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के अभ्यस्त हो चुके होंगे, क्योंकि बिहार के विपक्ष ने बिहार की राजनीति को जिस तरह आरोप और प्रत्यारोप के दायरे में समेट दिया है, कितनी मुश्किल से हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने 2005 में बिहार को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और जातिवादी राजनीति के दायरे से बाहर निकालकर बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया। और आपको यह जरूर जानना चाहिए, आप सभी संवेदनशील हिस्सा हैं समाज के, तो आप लोगों के लिए जानना यह जरूरी है कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने अपने 20 वर्षीय कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में जो नीतियां अपनाई, उन नीतियों का क्या दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। कई सारी ऐसी नीतियां हैं जिनका प्रभाव अब दिखना शुरू हो गया है। हाल ही में 2-4 दिन पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और आप सबको यह जानना बेहद जरूरी है। और वह रिपोर्ट थी जिसमें पीजीआई यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की चर्चा की गई और पीजीआई में लर्निंग आउटकम के मामले में बिहार को 81.9 अंक दिया गया। यह बिहार के लिए बड़े गर्व की बात है। जो बिहार के गैर जिम्मेवार विपक्ष के नकारात्मक शोर में कहीं दब कर न रह जाए, इसीलिए मैंने इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर प्रत्येक बिहार वासी को गर्व होना चाहिए। लर्निंग आउटकम का सीधा मतलब होता है कि राज्य के विद्यार्थियों में सीखने की ललक, इस मामले में बिहार को 81.9% अंक मिले हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आंध्र प्रदेश को मात्र 68 अंक मिले हैं, कर्नाटक को मात्र 72.7 अंक मिले हैं और तमिलनाडु जैसे विकसित राज्यों को मात्र 55.1 अंक मिले हैं। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु ये ऐसे राज्य हैं जिन्हें वर्षों से आप लोग सुनते होंगे कि इनको शिक्षा का मॉडल बताया जाता रहा। इन राज्यों के बारे में बोला जाता रहा कि इन राज्यों ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े प्रतिमान स्थापित किए हैं। अब देखिए, बिहार ने एक झटके में इन सबको पराजित कर दिया। जबकि देखने वाली बात यह है कि बिहार के पास संसाधन भी सीमित है। सीमित संसाधन वाला राज्य इतना हैरत अंगेज बदलाव कैसे कर सकता है? आपको यह भी जानना चाहिए कि यह जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इसका मूल आधार क्या है? हमारी मूल ताकत क्या है? प्राइवेट स्कूल नहीं, हमारी मूल ताकत है सरकारी विद्यालय। भारत के जितने भी विकसित राज्य हैं, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, पंजाब हो, इन सारे राज्यों में जो शिक्षा का विकास हो रहा है वह प्राइवेट पूंजीपतियों के सहारे हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों के सहारे हो रहा है। कैसे? अब देखिए, बिहार में सरकारी विद्यालयों की संख्या 78,120 है। वहीं केरल में सरकारी विद्यालयों की संख्या मात्र 4809, तमिलनाडु में 37,000, तेलंगाना में 30,000 और पंजाब में 19,000। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि केरल में सरकारी स्कूलों में मात्र 29% बच्चे पढ़ते हैं, जबकि निजी विद्यालयों में 70% बच्चे पढ़ते हैं। तमिलनाडु में सरकारी विद्यालय में मात्र 37% बच्चे पढ़ते हैं और निजी विद्यालयों में मात्र 63% बच्चे पढ़ते हैं। पंजाब में सरकारी विद्यालयों में मात्र 47% बच्चे पढ़ते हैं और निजी विद्यालयों में 53% अंक पढ़ते हैं। अब सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी विसंगति है, कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत के जो राज्य शिक्षा का मॉडल बने हुए हैं, उनके यहाँ प्राइवेट शिक्षा के जरिए, निजी विद्यालयों के जरिए शैक्षणिक प्रगति हो रही है या दिखाई जा रही है, और बिहार में सरकारी विद्यालयों के जरिए। यही है नीतीश कुमार जी का मॉडल। क्योंकि 2005 में नीतीश कुमार जी को जो बदहाल और खस्ताहाल शिक्षा व्यवस्था विरासत में मिली थी, उसे देखकर 2005 में कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता था कि बिहार का लर्निंग आउटकम 81.9% पर चला जाएगा। यही जब नीतीश कुमार जी जैसा दूरदर्शी शासक
राज्य की गद्दी पर बैठते हैं तो इसी तरह के क्रांतिकारी बदलाव आते हैं। आपको क्या लगता है कि बालिका शिक्षा योजना, बालिका पोशाक योजना, विद्यालय भवनों का निर्माण, विद्यालय में कई तरह की सुविधाएं, ये जो सारे प्रयत्न किए गए माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो क्या वो प्रभाव उस कालखंड तक ही सीमित थे? नहीं। इन्हीं बदलावों ने भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले बुनियादी और क्रांतिकारी बदलावों की रूपरेखा तैयार की, जिसका नतीजा पीजीआई इंडेक्स के रूप में बिहार को 81.9% के रूप में सामने आया है। तो निष्कर्ष यह कि भारत के अन्य शैक्षणिक रूप से समृद्ध राज्यों में जहां शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों के सहारे बढ़ रही है, वहीं बिहार में यह सरकारी विद्यालयों के सहारे बढ़ रही है। क्योंकि नीतीश कुमार जी की पहली प्राथमिकता यह रही कि बिहार के गरीब वर्ग, बिहार के मध्यम वर्ग और बिहार के सामान्य वर्ग के बच्चे और बच्चियों को कैसे स्कूल तक लाया जाए। यही नीतीश मॉडल की विशेषता है। और आपने देखा होगा कि जब बालिका पोशाक योजना की नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की थी, तो एक योजना मात्र नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सुविचारित रणनीति थी। नीतीश कुमार जी इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्होंने तुरंत समझ लिया कि समुचित वस्त्र के अभाव में जो निम्न वर्ग की बच्चियां हैं, उनमें कहीं हीनता का भाव न पैदा ले, इसलिए पोशाक योजना की शुरुआत की गई। कहीं भौगोलिक दूरी के चलते लोगों को स्कूल जाने में परेशानी ना हो, इसके चलते साइकिल योजना की शुरुआत की गई। तो नीतीश कुमार जी की प्रत्येक योजना ने बिहार के शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी बदलाव लाया। मैं तो यह कहूंगा कि बिहार का जो लर्निंग आउटकम रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, वह विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा, नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता और राज्य के सभी अभिभावकों के मेहनत पर भारत सरकार की आधिकारिक पुष्टि है। भारत सरकार ने पुष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार जी की नीतियां कितनी दूरदर्शी हैं, बिहार के छात्रों में कितनी लगनशीलता है, सीखने की कितनी जिजीविषा है। क्योंकि विकसित राज्यों से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन बिहार ने किया, और यह सभी के सामूहिक नेतृत्व का परिणाम है। आप यह भी जानते होंगे कि जब नीतीश कुमार जी को बिहार विरासत में मिला था, तो बिहार में शिक्षा का बजट मात्र 43,000 करोड़ रुपया था, और अब यह बढ़कर लगभग 68,000 करोड़ हो गया। कुल शिक्षा व्यवस्था पर 19 से लेकर 22% के बीच बिहार में खर्च हो रहा है। भारत के सारे राज्यों में शिक्षा पर खर्च करने के मामले में बिहार सबसे अव्वल राज्य है, सबसे प्रमुख राज्य है। अंत में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यह केवल सरकार के लिए नहीं, बिहार सरकार के लिए नहीं, बल्कि यह उस प्रत्येक बिहारी के लिए गर्व की बात है जिसे अपने आप पर बिहारी होने का गर्व है, जिसे बिहारियत पर भरोसा है, बिहारियत पर सम्मान है। क्योंकि नीतीश कुमार जी का शासकीय विजन आप सभी जानते हैं कि केवल बिहार के विकास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 2005 के पहले बिहारी आत्मसम्मान जिस तरह लहूलुहान हो गया था, नीतीश कुमार जी ने न केवल उस बिहारियत पर मलहम लगाया, बल्कि बिहारियत की ऐसी नई परिभाषा लिखी कि पूरे देश और दुनिया में बिहार को सम्मान की निगाहों से देखा जाने लगा। और आज यह पूरे बिहार के लिए, हमारे और आपके लिए, बिहार में रहने वाले प्रत्येक निवासी के लिए गर्व की बात है, और मैं इसका जोरदार इस्तकबाल करता हूं, जोरदार समर्थन व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, प्रणाम। शिक्षा व्यवस्था में तो हमारे जनप्रतिनिधि या ऑफिसर्स के बच्चे सरकारी स्कूल में कब से पढ़े? देखिए, कोई भी व्यवस्था या विकास की प्रक्रिया एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह जरूर है कि शिक्षा के कई सारे क्षेत्रों में हमने क्रांतिकारी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। और आप पहले से यदि आज की शैक्षणिक स्थिति, शैक्षणिक माहौल की तुलना करें, तो आपका दिल खुद इस बात की गवाही देगा कि बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में कितनी लंबी छलांग लगाई है।
हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी हैं और हम उन चुनौतियों को स्वीकार भी करते हैं। वह समय जरूर आएगा और जल्द आएगा जब बिहार शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श नजीर पेश कर रहा है और बड़ी नजीर पेश करेगा और आपके सवालों का खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है जी, निजी विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है। आज भी बिहार का जो कोर, जिसको आप कहते हैं कि कोर दबाव, कोर सेक्टर, हमारा कोर सेक्टर सरकारी विद्यालय है। जमाना प्राइवेटाइजेशन का है। 1991 से भारत में भूमंडलीकरण और निजीकरण के युग की शुरुआत हो गई है, तो प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर साथ साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की शैक्षणिक नीति की अहम विशेषता है कि बिहार एक गरीब और विपन्न राज्य के रूप में नीतीश कुमार जी को सौंपा गया था। तो नीतीश कुमार जी की पहली प्राथमिकता यह थी कि सरकारी विद्यालयों को कैसे मजबूत बनाया जाए, उनमें शैक्षणिक सुविधाओं का कैसे विकास किया जाए कि बिहार के गरीब तबके तक, मध्यवर्गीय तबके तक शिक्षा की आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। और हम इसमें बहुत हद तक सफल हुए हैं और यह हमारे लिए संतोष और गर्व की बात है।